हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेनिटो जुआरेज, जो कि मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे और जिनके नाम पर दिल्ली में एक मार्ग भी है। और आज हम उनके जीवन के बारे में पता करेंगे और मिनी कहानी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आओ फ्रेंड्स, आज मिनी कहानी सुनते हैं बेनितो जुआरेज की। मेक्सिको की पहाड़ियों में ऊंचाई पर एक छोटा धूप में पकी ईंटों का एक घर था। उसका फर्श गंदा था और घर में लगभग कोई फर्नीचर नहीं था। वो एक गरीब गांव में एक गरीब आदमी का घर था। दो कमरों के इस मकान में से एक जोसेफ और रोज़ा जुआरेज इंतजार कर रही थी। दोनों लड़कियों को पता था कि दिन के अंत तक उनका एक नया भाई या बहन पैदा होगा। वह बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनने के लिए चुपचाप इंतजार कर रही थी। बच्चा इतना समय क्यों ले रहा था? तभी जोसेफा और रोज़ा ने एक फीकी चीख सुनी, बच्चा। वे मम्मा के कमरे में पहुंचे। गर्व से माँ ने उन्हें उनका नया भाई दिखाया। वो कितना छोटा था। उसकी आंखें कसकर बंद थी और जब वह खुलती तो वह लड़कियों की आंखों की तरह ही गहरे भूरे रंग की लगती थी। माँ और पापा ने बच्चों को बेनिटो बुलाया। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन उनके बेटे का नाम पूरा मेक्सिको जानेगा। हालांकि बेनिटो के परिवार ने उसे ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन परिवार के पास उसे देने के लिए उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जुआरेज परिवार अपने पड़ोसियों की तरह जैपोटेक इंडियंस थे। बहुत कम जैपोटेक ही मेक्सिको की मुख्य भाषा स्पेनिश बोलते थे। उनमें से बहुत कम पढ़े लिखे थे। जैपोटेक इतने गरीब थे कि उनके गांव में कोई स्कूल तक नहीं था। जब बेनिटो केवल 3 वर्ष के थे तब उसका जीवन एकदम बदल गया। उनके दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसने दादा दादी जुआरेज बच्चों को अपने साथ ले गए। 8 साल तक उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन जब बेनिटो 11 साल का हुआ तब उसके दादा दादी की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए वो अपनी चाचा बर्नार्डिनो के साथ रहने के लिए पास के गांव में चला गया। एक दोपहर बेनिटो ने चाचा बर्नार्डिनो के घर के पास में खेत में खड़ा था। उसने चारों ओर भेड़ घास चर रही थी। बेनिटो का काम चाचा की भेड़ों की रखवाली करना था। बेनिटो ने मक्का के खेत की ओर देखा। मक्के के पौधे ऊंचे थे। बेनिटो ने चाचा बर्नार्डिनो ने मक्का के खेत में खरपत निकालते हुए देखा। वो एक कठिन काम था। जल्द ही बेनिटो खरपत खींचने में अपने चाचा की मदद कर रहा था। बा एक भेड़ रोई। बेनिटो झुंड को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वो जानता था कि उसे भेड़ों पर अपनी नज़र रखनी चाहिए थी ताकि उनमें से कोई भटक ना जाए। बेनिटो की इच्छा थी कि उसके चाचा मैदान में आए और उसके साथ बैठें। तब चाचा बर्नार्डिनो उसे अच्छी तरह से पढ़ना सिखा सकते थे। चाचा बेनिटो पढ़ना जानते थे और वह चाहते थे कि बेनिटो भी पढ़ना सीखे। इसलिए उन्हें जब भी समय मिलता तब चाचा बर्नार्डिनो बेनिटो को पढ़ाते थे। बेनिटो को सीखना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन भर उसे खेत का काम करना होता था। चाचा बर्नार्डिनो को पढ़ाने के लिए बहुत कम समय मिलता था। फिर बेनिटो ने दिखावा किया कि वो एक शिक्षक था। उसने भेड़ों को वो सिखाया जो वो खुद जानता था। कभी कभी भेड़ें सिर उठाकर बेनिटो को देखती थी, आह एक काबिल छात्र। लेकिन फिर से भेड़ अपना झुकाकर सर झुकाकर घास चरने लगती थी। जल्द ही बेनिटो ने वो सब सीख लिया जो चाचा बर्नार्डिनो उसे सिखा सकते थे। अधिक सीखने के लिए उसने स्कूल जाना होगा, लेकिन निकटतम स्कूल ओकासाका शहर में था। वो उसके गांव से 40 मील दूर था। तब बेनिटो ने अपनी बहन जोसेफा से के बारे में सोचा। वो अब ओकासाका में काम करती थी। वो वहाँ अपनी बहन के साथ रह सकता था। उसे पता था कि वो कठिन होगा, लेकिन उसने अपने चाचा का घर छोड़ने का फैसला किया। उसके स्कूल में पढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। फिर वो बिना घोड़े या सवारी के शहर के लिए निकल पड़ा। उसके पास केवल उसके मजबूत पैर थे। बेनिटो मीलों चट्टानी खेतों और धूल भरी सड़कों पर चला। वो थका और भूखा था, लेकिन वो चलता रहा। अंत में उसने दूर से ओसाका शहर को देखा। ओसाका को पहली बार देखने पर बेनिटो चकित रह गया। उसने 150 लोगों के छोटे से गांव की तुलना में वो एक बहुत बड़ा शहर था। हर तरह बड़ी बड़ी इमारतें थी। कुछ 2 मंजिल ऊंची थी,
कुछ 3 मंजिलें या उससे भी ऊंची। और बेनिटो को भीड़ पर विश्वास नहीं हुआ। गलियां लोगों से खचाखच भरी थी, लोग चल रहे थे, लोग दौड़ रहे हैं और लोग गाड़ियों में बैठे थे और लोग घोड़ों पर सवार थे। उसने सोचा था कि पूरी दुनिया में भी इतने सारे लोग नहीं होंगे, पर वह सभी वहां एक ही शहर में थे। बेनिटो को मजा परिवार के घर का रास्ता मिल गया। उसकी बहन जोसेफा माजा परिवार में एक रसोइये का काम करती थी। अपने छोटे भाई को देखकर जोसेफा बहुत खुश हुई, लेकिन वह बेनिटो की स्कूली शिक्षा के लिए फीस नहीं दे सकती थी। स्कूल की फीस भरने के लिए बेनिटो को कुछ काम करना होगा। बेनिटो एक बुक बाइंडर के लिए काम करने लगा, जिसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी। बदले में बुक बाइंडर ने बेनिटो की स्कूली शिक्षा के लिए फीस दी। अंत में बेनिटो एक असली स्कूल में पढ़ने जा सका। वह चाहता था कि हर कोई उसके जैसा भाग्यशाली हो। बेनिटो कई सालों तक स्कूल गया। उसने खुद भी पढ़ाई की। उसने पढ़ना लिखना, इम्तिहान, विज्ञान और यहाँ तक कि कानून भी सीखा। 1831 में वो एक वकील बन गया। तब वो 25 साल का था। एक वकील के रूप में वो अक्सर उन गरीब लोगों के मामले लेता था जो उसकी फीस नहीं दे पाते थे। उसके मुवक्किल जानते थे कि वह बेनिटो जुआरेज पर सबसे अच्छी मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बेनिटो जुआरेज और सभी लोगों की मदद करना चाहता था। एक वकील के रूप में वैसा करना मुश्किल था, इसीलिए उसने सरकार में काम करने का फैसला किया। बेनिटो जुआरेज को ओक्साका राज्य में कई सरकारी पदों के लिए चुना गया। अंत में वह राज्य के राज्यपाल गवर्नर बने। वो चाहते थे कि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपने जैसे गरीब गांव में 40 से अधिक स्कूल खोलने में मदद की। जुआरेज ने ओक्साका के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो विशेष रूप से ओसाका के स्थानीय इंडियंस की मदद करना चाहते थे। मैं एक इंडियन हूँ और मैं अपने लोगों को भूल नहीं सकता, उन्होंने कहा। कई लोगों ने देखा कि बेनिटो जुआरेज एक अच्छे गवर्नर थे, इसीलिए लोगों ने तय किया कि वो मेक्सिको के लिए एक अच्छे राष्ट्रपति भी बनेंगे। 1861 में बेनिटो जुआरेज मेक्सिको के राष्ट्रपति बने। लेकिन जुआरेज खतरनाक समय में राष्ट्रपति बने। बहुत दूर फ्रांस के सम्राट ने मेक्सिको पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने मैक्सिकन लोगों से लड़ने के लिए समुद्र के पार अपने सैनिकों को भेजा। वो 1862 का साल था। फ्रांसीसी सैनिकों को लगा कि वह मेक्सिको को आसानी से पराजित कर लेंगे। फ्रांसीसी सैनिकों को यकीन था कि वह मैक्सिकन सैनिकों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। मैक्सिकन लोगों को यह खबर मिली कि फ्रांसीसी सेना मेक्सिको से होकर जा रही है। फिर मैक्सिकन लोगों ने पहाड़ियों की ऊंचाई पर फ्रांसीसी सैनिकों की प्रतीक्षा की। सिनको डे मेयो 5 मई की सुबह मैक्सिकन लोगों ने फ्रांसीसी सैनिकों को पुएब्ला शहर में पहुंचते हुए देखा। उन्होंने हजारों फ्रांसीसी सैनिकों को घोड़े पर सवार देखा, हजारों को पैदल मार्च करते देखा। सैनिकों की राइफलें कांटेदार कांटों के जंगल जैसी ऊपर उठी थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घोड़े विशाल भारी तोपें खींच रहे थे। उनके पास कितने सारे हथियार थे, उनके कितने ज़्यादा सैनिक थे। मैक्सिकन लोग जानते थे कि फ्रांसीसियों के पास एक मजबूत सेना थी, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक अपनी लंबी यात्रा के बाद थके हुए लग रहे थे। फिर मैक्सिको वासियों को लगा कि वो जीत सकते हैं। दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हुई। दोपहर करीब 2 बजे लड़ाई शुरू हुई। फ्रांसीसियों ने सोचा कि लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब मैक्सिकन लोगों ने कड़ी मेहनत करके अच्छी तरह लड़ाई लड़ी। 2 घंटे के बाद मैक्सिकन सेना अभी भी लड़ रही थी। फ्रांसीसी सैनिकों ने मैक्सिकन लाइन में एक कमज़ोर हिस्सा देखा और चार्ज किया, लेकिन मैक्सिकन सैनिकों के एक समूह ने धकेल दिया। सिनको डी मेयो की लड़ाई में पराजय की खबर सुनकर फ्रांसीसी सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने 30,000 अतिरिक्त सैनिक मैक्सिको भेजे। जल्द ही फ्रांसीसी सेना ने मैक्सिको सिटी पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जुआरेज को जहर से भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक मैक्सिकन झंडा नीचे नहीं आया। जैसे ही झंडा नीचे उतरा, एक बैंड ने मैक्सिकन राष्ट्रीय गीत बजाया। राष्ट्रपति जुआरेज ने झंडे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। विया चराऊ मैक्सिको, उन्हें कहा। उसके बाद बेनिटो जुआरेज दूर पहाड़ियों में चले गए। फ्रांस के
5 साल तक मेक्सिको को प्रशासन किया, लेकिन बेनिटो जुआरेज और अन्य मैक्सिकन नेता लड़ते रहे। अक्सर उन्हें पकड़ने से बचने के लिए छिपना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में 1860 में वह जीत गए। फिर फ्रांसीसी चले गए। मेक्सिको फिर से आज़ाद हुआ। उस समय से अब तक किसी अन्य देश ने मेक्सिको पर शासन नहीं किया। राष्ट्रपति जुआरेज वापस मेक्सिको सिटी में आए। उन्हें दोबारा शहर के ऊपर मैक्सिकन झंडा फहराया। विवा चिरायू मेक्सिको वो चिल्लाए, विवा चिरायू, विवा चिरायू चिल्लाए। 5 मई हर देश में विशेष छुट्टियां होती हैं। कुछ छुट्टियां ऐसे लोगों का जन्मदिन मनाती है जिन्होंने देश की बहुत मदद की थी। कुछ छुट्टियां देश के इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित करती हैं। सिनको डे मेयो, 5 मई को मैक्सिकन लोग छुट्टी मनाते हैं। छुट्टी पर वह पुएब्ला की लड़ाई को याद करते हैं। वह उन बहादुर लड़ाकों को याद करते हैं जिन्होंने फ्रांस की सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी। वह अपने उन हीरो को सम्मान करते हैं जिन्होंने मेक्सिको को एक बार फिर मुक्त होने में मदद की थी। इन नायकों में से एक बेनिटो जुआरेज भी थे। और यहाँ पे मिनी कहानी की समाप्ति होती है। और ऐसे ही आपके लिए फ्रेंड्स नई नई कहानियाँ लेके आप हाजिर होते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए और ऐसी ही रोचक तथ्य वाली कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।